दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार की एक खासियत है, जब वो किसी एक मामले पर फंसती है तो ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे मामले को आगे कर देती है। अब देखिए ना, आज संसद का मॉनसून सत्र औपचारिक तौर पर समाप्त हो गया, लेकिन कल मॉनसून सत्र के खत्म होने के ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और इसका मकसद राजनीति में शुचिता लाने को बताया। बिल क्या है? बिल ये है कि अगर किसी गंभीर मामले में जिनमें दोष सिद्धि होने पर सजा 5 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है, तो वैसे मामले में अगर देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है तो और उन्हें गिरफ्तारी के बाद 30 दिनों तक बेल नहीं मिलती है, तो 31वें दिन या केंद्रीय मंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री उन्हें राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं, और अगर प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं करते हैं तो खुद ब खुद इस कानून के अमल में आने के बाद वो मंत्री बर्खास्त माना जाएगा। और जब बेल मिल जाती है, जब वो उस बेल दोष सिद्धि की बात नहीं हो रही है, बेल की हिरासत की बात हो रही है, उसे जमानत मिल जाती है, तो उसके बाद वो फिर पद ग्रहण कर सकता है और उस पर कोई रोक नहीं है। एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसे लेकर सियासी भूचाल आ गया। मोदी सरकार पर विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं में अपने हिसाब से लोगों की भर्ती और राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगातार लगाती रही है। कई राज्यों में सरकारें ईडी के दम पर गिराई गईं। कई राज्यों में जनता ने चुनकर किसी और को भेजा था, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी टूट गई, विधायक टूट गए और फिर बीजेपी की सरकार बन गई। अब सवाल है कि ऐसे हालात में देश को इस कानून की जरूरत क्यों है? 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं और प्रमुखता से दिए जा रहे हैं। एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद वो जेल गए लेकिन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, ना ही किसी फाइल पर इस अवधि में दस्तखत कर सकते हैं जब तक उस मामले से बरी नहीं होते। केजरीवाल ने फाइलों पर दस्तखत नहीं किए, वो सचिवालय भी नहीं गए, लेकिन मंत्री बतौर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। वही ईडी ने हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने इस्तीफा दिया। अब एक मामला तमिलनाडु के मंत्री का है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद वो फिर से मंत्री बना बाहर आने पर, और वो अपने पद पर बरकरार रहा, माफ़ कीजिएगा, उसने इस्तीफा नहीं दिया। उसे लेकर भी बवाल मचा हुआ है। अब ये कानून जिसे पेश किया गया है और पेश करने के बाद उसे जेपीसी में भेज दिया गया है ताकि पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य मिलकर उस पर चर्चा कर सकें और उस पर अगले सत्र के शुरू होने से पहले उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के सामने पेश कर सकें। 31 सदस्य जांच कमेटी जेपीसी में ये बिल को भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं और विपक्ष ये पूछ रहा है कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है? क्या सरकार कानून के दम पर विपक्ष को डराना चाहती है? इस नए कानून के दम पर विपक्षी मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर अपनी सरकार लाना चाहती है? क्या एक तरफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से उनका मन नहीं भरा था कि अब वो कानूनन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे ताकि विपक्ष के मुख्यमंत्री खुद ब खुद अपने पद से 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए? क्योंकि अब तक जो कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं उनमें सत्ता पक्ष के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जो फिलहाल अभी देश की सत्ता में पिछले 11 सालों से, उसके खिलाफ कार्रवाई ना के बराबर है। कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष के खिलाफ, ऐसी सरकारों के खिलाफ जिसे जनता ने चुना है, और उन सरकारों को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा इसलिए यही कहते हुए नहीं दिया था कि आज वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, कल ममता बनर्जी को गिरफ्तार करेंगे, परसों स्टालिन को गिरफ्तार करेंगे, तरसों किसी और को गिरफ्तार करेंगे। विपक्ष के एक एक सांसदों को चुनकर निशाना बनाया जाएगा और कोशिश होगी कि जब तक वो गिरफ्तार रहें तब तक बीच उन्हें उनकी सरकार गिरा दी जाए, उनके विधायकों को तोड़ लिया जाए। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, इस तरह से, ताकि और विपक्ष की जो है मिट्टी पलीद कर दी जाए। सवाल यह भी है कि जब ऐसे कानून मौजूद हैं देश में जो ये बताते हैं कि जब तक व्यक्ति उसकी दोष सिद्धि नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी तरह से दोष मुक्त या तो दोष सिद्ध हो जाए या कंप्लीटली दोष मुक्त हो जाए, उसमें तब तक आरोपी ही रहता है और जब तक वो आरोपी है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। मतलब जब तक आपके खिलाफ अपराध साबित नहीं हो जाए तब तक आपको इसका दंड नहीं दिया जा सकता। जब तक अपराध साबित नहीं हुआ तब तक आप या मैं वो निर्दोष हैं। ये देश की न्यायपालिका की मूलभूत संरचना ये है कि जब तक दोष साबित ना हो तब तक आप निर्दोष हैं। तो फिर शुचिता के बहाने, राजनीतिक शुचिता के बहाने ये बिल क्यों पेश किया गया? क्या जो विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जांच एजेंसियों के डराने के बाद अब एक और इस पैंतरे से पस्त करने की तैयारी है? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि अगर राजनीतिक शुचिता, जो शब्द शुचिता ये मोदी सरकार में होती तो सत्यपाल मलिक जो अब नहीं रहे, जिन्हें मरणोपरांत, जो 4 राज्यों के गवर्नर रहे, उन्होंने मोदी की पोल क्या खोल दी, उन्हें मरणोपरांत एक गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं दिया गया। राजनीतिक शुचिता सत्यपाल मलिक के इन आरोपों को लेकर भी है जिनमें उन्होंने साफ किया था कि उन्हें भ्रष्टाचार की पेशकश की गई बतौर राज्यपाल जम्मू कश्मीर के। उन्होंने मोदी जी को बताया, प्रधानमंत्री को बताया, लेकिन उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। कार्रवाई तो दूर की बात है। उन्होंने पुलवामा हमले का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि उन्होंने कहा था केंद्र सरकार से कि वो हवाई मार्ग की सुविधाएं हमारे जवानों को दी। और जब घटना घटी, प्रधानमंत्री उस वक्त एक टीवी शो के लिए शूटिंग कर रहे थे, उन्हें जानकारी दी तो उन्होंने बतौर सत्यपाल मलिक जी जो कह कर गए, लिख कर गए, उसमें यही कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जो कहा और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चुप रहना, किसी से कुछ कहना मत। शुचिता की बात करते हैं तो ये तो नई सरकार है, मोदी सरकार। यहाँ कोई हादसा हो जाए, रेल हादसा हो जाए, कोई रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता। यहां कुछ भी हो जाए, इस्तीफा मत मांगिए, इस्तीफा मांगना मना है, किसी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया गया, कौन जिम्मेदार है? किससे जिम्मेदारी मांगे? इससे पहले विपक्ष के महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी गई ईडी के दम पर। कहां थी शुचिता? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप उद्धव ठाकरे जी, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपकी सरकार को बहाल कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपने इस्तीफा दे दिया, उस जजमेंट में यह लिखा था कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आपको हम दोबारा मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कहां है शुचिता और किस शुचिता की बात कर रहे हैं? गृहमंत्री अमित शाह पर फेक एनकाउंटर के आरोप लगे थे, तड़ीपार भी होना पड़ा था। इतने आतंकी हमले हुए, गृहमंत्री शाह अपने पद पर हैं। कौन सी शुचिता, कौन सी शुचिता? किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? वो राजनीतिक जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक शुचिता होती है। अगर मकसद है विपक्ष को परेशान करना तो ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि देश में इस वक्त ऐसे कानून मौजूद हैं जो बताते हैं कि 2 साल अगर आप दोष सिद्धि हो गए किसी मामले में, 2 साल की सज़ा हो गई तो फिर आप पार्लियामेंट के सदस्य नहीं रह सकते। और किसी मामले में जैसे बड़ी सज़ा हुई उसके बाद आप चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं।
उसके उदाहरण है लालू प्रसाद यादव, जो आप जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके उदाहरण है आनंद मोहन, जो डीएम कृष्णैया के हत्याकांड में जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी, उसके बाद वो सज़ा नहीं लड़ सकते। तो ये किस शुचिता के लिए किया जा रहा है, और क्या इसका एकमात्र उद्देश्य विपक्ष को डराना है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने जो कुछ कहा है और वो चौंकाने वाला है और उनकी चिंताओं को दर्शाता है। लेकिन एक उस पर आने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनमें वो कांग्रेस मुक्त होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, पहले बहुत ज़ोर शोर से कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन जितना वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस या विपक्ष के जो दागी सांसद हैं वो उनके वॉशिंग मशीन की तरफ खींचे चले आते हैं। वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, फिर मुख्यमंत्री भी बनते हैं, डिप्टी सीएम भी बनते हैं, केंद्र में भी सरकार में रहते हैं, और जांच एजेंसियों की कार्रवाई या तो एकदम मध्यम हो जाती है या धीरे धीरे सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। अब देखिए ना, अजीत पवार सब कितना 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था पीएम मोदी ने खुलेआम रैली में। यह भी एक जुमला था, जुमला ही होगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाए, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए। फडणवीस की सरकार कुछ दिन के लिए बनाई, फिर अभी फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम हैं। कहाँ गए भ्रष्टाचार? 1000 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने जब्त की थी, वो भी छूट गई, कोई सबूत नहीं मिला। तो ये सवाल हैं। और विपक्ष ने क्या कहा है? विपक्ष ने जो कहा है उस पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सुपर इमरजेंसी से भी बड़ी जगह है, और सुपर इमरजेंसी के बाद से भी ये बड़ी बात है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। यही वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। ओवैसी जी ने कहा कि ये पुलिस तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, पुलिसिया राज स्थापित करना चाहते हैं, और इसके ज़रिए वो संविधान की जो मूलभूत आत्मा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बहुमत के दम पर ये जन विरोधी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान का काला अध्याय है, विपक्ष को बोलने ना देना उनके अधिकारों का हनन है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये विधेयक सुपर इमरजेंसी यानी सुपर आपातकाल से भी बड़े देश के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए ख़त्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर मैं इसकी निंदा करती हूँ। ममता कह रही हैं लोकतंत्र संघवाद के लिए खतरे की घंटी है, और विपक्ष का जो इस विधेयक का उद्देश्य है वो एक व्यक्ति, एक पार्टी और एक सरकार, इसको मजबूत करना है। ये मूल संविधान के जो ढांचा है उसको ये रौंदता है। और इसी तरह की बात मनीष तिवारी ने भी कहा है, केसी वेणुगोपाल ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने, मैंने आपको बताया ही, उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। लेकिन कुछ नेता इसे पूछ रहे हैं इसमें हर्ज क्या है। देखिए, हर्ज इसमें दो बातें और भी हैं। एक है कानून के दुरुपयोग का जो हो रहा है, आप कानून के दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अभी जो वर्तमान कानून है उसी में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। पहले तो उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है, और अब वो ईडी के लिए कह रही है कि वो क्रुक की तरह काम कर रही है, क्रुक बदमाश की तरह काम कर रही है। कानून पालन करने वाले एजेंसी और कानून तोड़ने वाले के बीच का फ़र्क होना चाहिए। ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। ईडी किसी को भी जेल में बंद कर देती है, और उसकी शक्तियां उसमें इतनी है कि आपको जमानत के लिए महीनों लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने केस बंद करने की अर्जी दे दी। वो बाइज्जत बरी हो गए। शायद 1.5 साल या 2 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने जेल में गुजारा। उस वक्त का क्या, उन आरोपों का क्या? एक नेता का पूरा करियर खराब कर दिया, उसके सरकार से उस सरकार को अस्थिर कर दिया। हेमंत सोरेन तो जेल गए, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। और जिसको मुख्यमंत्री बनाया अपने जेल जाने के दौरान, चंपई सोरेन, वो आज कहाँ हैं? वो बीजेपी में है। तो ये दिखता है
ईडी के जो मामले हैं उसकी दोष सिद्धि की दर 5% से भी कम है। क्यों? बदनीयती से की गई कार्रवाई है और इसलिए विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है। वैसे शुचिता की बात करना बुरा नहीं है, शुचिता होनी चाहिए। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि विपक्ष को इसमें क्यों बुरा लग रहा है। अरे भाई, शुचिता होनी चाहिए, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकती। जब आप सत्ता में रहें तो आप अपनी मनमर्जी से चलें, और जब आप विपक्ष में हो तो आईना दिखाएं कि हम तो अलग हैं, और सत्ता में आएँ तो विपक्ष को ही समाप्त कर देने के सारे षड्यंत्र करें। तो ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। देश की जनता समझती है, और संसद के मंदिर में जब तक विषयों पर चर्चा ही नहीं होगी, कहाँ हुई एसआईआर पर चर्चा? अब तो इसके लिए जेपीसी बनाई गई है। चर्चा ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है विपक्ष का होना भी। निरंकुशता लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी। सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा अपने हर आचरण के लिए, संसद में और जनता के मंदिर में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरह से ध्यान भटकाने की भी कोशिश है, क्योंकि इस वक्त राहुल एसआईआर के मुद्दे को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद बहुत बहुत।